नमस्कार। मध्य प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी अंचल के विद्यार्थियों, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यह व्याख्यान बीए द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी साहित्य पर आधारित है। अब बच्चों, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल में प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। तो छात्रों, आज हम औपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से गबन उपन्यास की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। आप सभी ने गबन उपन्यास को पढ़ा होगा। आपके पाठ्यक्रम में, द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में ये है। एक आपको उसका आइडिया होगा, आपने कुछ मनन चिंतन किया होगा, लेकिन फिर भी आज हम इस उपन्यास पर औपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से पूरी समीक्षा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इस उपन्यास में। इस जो व्याख्यान है उसके कुछ उद्देश्य हैं, इन पर ये व्याख्यान आधारित है। सर्वप्रथम हम देखेंगे उपन्यास का अर्थ एवं परिभाषा, उपन्यास का स्वरूप एवं उसका वैशिष्ट, उपन्यास कला के प्रमुख तत्व, प्रेमचंद की उपन्यास कला, औपन्यासिक शिल्प के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा, और अंत में पूरे व्याख्यान की समरी हम देखेंगे, उसका सारांश देखेंगे। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। और आपसे भी कुछ मैं प्रश्न करूंगी, इसलिए बच्चों जरा ध्यान से आप लोग इस व्याख्यान को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि उपन्यास का अर्थ क्या है। तो उपन्यास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है स्थापन, अर्थात मानव जीवन के निकट मानव जीवन का स्थापन। इस तरह से हम देखेंगे जो उपन्यास मानव जीवन की एक कथा होती है, और इस कथा के अध्ययन के माध्यम से हम मनुष्य के जीवन को, गहराई को समझ सकते हैं। मनुष्य के जीवन में आने वाली विविध समस्याएं, उसके जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख, सारी चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये उपन्यास है, ये इसमें एक हमारे मनुष्य जीवन का एक गहरा सार छिपा हुआ है, एक रहस्य छिपा हुआ है। तो बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे कि उपन्यास किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करता है। तो उपन्यास मानव जीवन को समीप से देखने वाला एक ऐसा चित्रण है। उपन्यास के अंदर एक ऐसा मनुष्य के जीवन के रहस्यों का उद्घाटन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें मनुष्य की संपूर्ण कथा चित्रित हो जाती है। और इस तरह से जब कोई भी लेखक एक उपन्यास लिखता है तो उसका सृजन हो जाता है, और इस प्रकार से उस उपन्यास में मनुष्य यथार्थ जीवन का, मनुष्य के यथार्थ जीवन का, परिवार का, समाज का, देश का और अन्य देशों का मिलाकर के इनका सबका चित्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो उपन्यास है हमारे बहुआयामी प्रतिबिंब को सामने लाता है, मनुष्य के बहुआयामी चरित्र को, उसको जीवन को सामने लाता है। तो हम इसमें आगे देखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था रखने वाले जो विद्वान हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के जो फलक हैं उनको ऋग्वेद के अंदर खोजने का उनका जो आधार रहा है। तो इसी तरीके से जो उपन्यास है उसे भी हम ऋग्वेद के अंतर्गत, ऋग्वेद में जो वर्णित है, जैसे यम यमी का चरित्र है, पुरुरवा उर्वशी की कथा है, इनके आधार पर, इनके जो संवाद हैं उनमें, उनसे ही उपन्यास के स्वरूप को हम अपने सामने प्रतिबिंबित होता हुआ देखते हैं। तो इस तरह से उपन्यास को निजंधरी भी कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि जो उपन्यास जो शब्द है ये बंगला साहित्य से हिंदी में आया। बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा
पढ़ा होगा कि उपन्यास शब्द की जो अवतारणा है वो बंगला साहित्य से हिंदी में हुई है। तो इस तरह से जो भारतेंदु युग में जो बंगला के विभिन्न उपन्यासकार रहे हैं, जिनमें से बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र, इनके जो बंगला उपन्यास हैं उनका अनुवाद हिंदी में किया गया। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि जो आधुनिक युग में ही उपन्यास का प्रारंभ हुआ। तो अब बच्चों हम तो कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। क्रोस के अनुसार उपन्यास स्टार्ट करें। बच्चों कुछ तकनीकी समस्या की वजह से कुछ व्यवधान उपस्थित हुआ था, तो अब हम जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम फिर से जुड़ते हैं। तो मैं उपन्यास के अर्थ के बारे में आपको बता रही थी। तो जो उपन्यास है मानव जीवन के समीप जाकर उसके अंतरंग का चित्रण करता है और इस तरह से उपन्यास का सृजन हो जाता है। तो इस उपन्यास से या इस कथा से जुड़कर
पाठक अपने मन, विचारों तथा अपनी मन स्थितियों का आकलन करते हुए वर्तमान, भूत और भविष्य से जुड़ जाता है और इस प्रकार से मनुष्य की जो भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या चल रहा है और भूतकाल में क्या हो चुका था, इन जो त्रिवेणी है, इस त्रि साक्षात्कार के माध्यम से मनुष्य के जीवन का, उसके पूरा सांगोपांग अध्ययन उपन्यास के अंतर्गत किया जाता है। तो हम अब देख रहे थे कि इसकी कुछ परिभाषाएं। तो क्रोस के अनुसार उपन्यास उस गद्यमय गल्प कथा का नाम है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण होता है। आपने देखा कि क्रोस ने कहा है कि उपन्यास क्या है, एक गद्यमय है, गद्य है उपन्यास, और इसमें मनुष्य यथार्थ से जुड़ जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं हो पाती, क्योंकि यदि वो यथार्थ से जुड़ेगा तभी वह मनुष्य के सम्यक स्वरूप का अध्ययन उसमें हो सकेगा। तो आगे देखते हैं हम। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। काल्पनिक कथा किस संदर्भ में कहा गया है? उपन्यास है तो मनुष्य के वास्तविक जीवन की कथा, लेकिन उसमें कई बार कुछ कल्पनाओं का समावेश हो जाता है, कुछ मनोरंजन की दृष्टि से या किसी समस्या को और अधिक उभारने की दृष्टि से कई बार लेखक या उपन्यासकार कुछ कल्पनाओं का भी सहारा लेता है। तो अब हम देखेंगे उपन्यास का और उसका वैशिष्ट्य। तो अभी हमने जो परिभाषाएं देखी और जो उपन्यास के अर्थ को जानने की कोशिश की, उसके अंतर्गत हमने ये पाया कि जो उपन्यास है वह मानव जीवन को प्रभावित करने वाली कथा है। किस तरह से प्रभावित करने वाली कथा है कि जो मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है और उसका जो आगे आने वाला है, आगे भविष्य का भी जो घटनाक्रम है, उनका एक विवरण उपन्यासकार अपने मस्तिष्क में सेट कर लेता है, अपने दिमाग में रख लेता है और उसके बाद पात्रों के क्रियाकलाप, पात्रों की मन स्थिति और घटनाओं का जो चित्रण है, उनका सम्यक चित्रण करके वह पाठकों के समक्ष एक ऐसा वास्तविक और अनुप्रेरक कथा सामने रखता है जिससे कि पाठक उसे अपने से बिल्कुल जुड़ा हुआ पाता है। तो इस तरह से हमने ये पाया कि जो उपन्यास है वह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाली कथा होती है। अब हम अगले पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि उपन्यास में समाज और देश की समस्याओं का चित्रण। ये समस्याएं कई तरह की हो सकती हैं, सामाजिक भी समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है, पारिवारिक भी हो सकती है। तो जो हमारे उपन्यासकार हैं, हिंदी साहित्य में जो विभिन्न उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों की रचना की, उन्होंने अलग अलग धरातल पर अलग अलग आधार बनाकर उपन्यासों को लिखा। जैसे कि व्यक्तिगत समस्या को उभारने में जैनेन्द्र के उपन्यास महत्वपूर्ण रहे हैं। आपने त्यागपत्र, सुनीता, परख इनके नाम सुने होंगे। तो जैनेन्द्र ने इन उपन्यासों को, इनमें व्यक्तिगत समस्या को उभारा है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक समस्या। तो जो सामाजिक समस्या में प्रेमचंद्र का कोई सानी नहीं। प्रेमचंद्र ने समाज की विभिन्न समस्याओं को सांगोपांग रूप से अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया। क्या कोई भी क्षेत्र उनके कथा से अछूता नहीं रहा। उनके जो पात्र हैं वे विभिन्न समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन उसका वे समाधान भी निकालते हैं और एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से देश और समाज की विभिन्न समस्याओं का चित्रण उपन्यास में किया जाता है। उपन्यास में नाटकीय गुण का होना आवश्यक है। यदि आप लोग भी देखते होंगे बच्चों, आप कभी कहानी पढ़ते होंगे, कभी कोई उपन्यास पढ़ते होंगे या कुछ और भी कुछ देखते होंगे, टेलीविजन पे भी आप कुछ देखते होंगे, जब तक आप उसके अंदर कुछ नाटकीयता को नहीं देखेंगे, नाटक के जो गुण हैं उनको नहीं देखेंगे, तो आपको कुछ बोरियत जैसी महसूस होगी, आपको कुछ ऊब जैसी महसूस होगी। तो उपन्यासों में नाटकीय गुण होना बहुत आवश्यक है।
अब एक बात और है बच्चों कि जो उपन्यास है वो, जैसा मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो उपन्यास है मनुष्य के जीवन का अध्ययन है, तो इस कारण से उसमें कई सारे पात्र आते हैं, कई सारी घटनाएं आती हैं, और उन घटनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कथा को आगे बढ़ाती चलती हैं। लेकिन उसकी एक पहली शर्त ये है कि जो घटनाएं हैं वे आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, अर्थात उनका श्रृंखलापूर्ण उनका वर्णन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई घटना हमें अलग सी प्रतीत हो, कहीं का पात्र हमें अलग सा समझ में आए, तो उससे क्या होगा कि जो उपन्यास है वो मूल उद्देश्य से भटक जाएगा, उसकी जो रोचक है उससे प्रभावित होगी। तो इसलिए उसमें घटनाओं का श्रृंखलापूर्ण वर्णन किया जाना आवश्यक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यथार्थ जीवन का संवेदनात्मक और प्रभावपूर्ण वर्णन। जो उपन्यास है उसमें मनुष्य के जीवन की यथार्थता का चित्रण होना चाहिए, और वो यथार्थता ऐसी हो कि वो प्रभावपूर्ण लगे। हमें कहीं से ऐसा न महसूस हो कि ये काल्पनिक है या पाठक उससे ऊबने लग जाए। बातों का उपन्यासकार कोई भी उपन्यास की रचना करते समय ध्यान रखता है। अब आता है प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, और इसमें हम प्रेमचंद की उपन्यास कला के बारे में भी संक्षिप्त में देखेंगे। तो जो प्रेमचंद हैं उनके पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए उनमें जासूसी, तिलस्मी और अय्यारी तथा कुछ काल्पनिक रोमांस से परिपूर्ण उपन्यास लिखे गए, जिनका उद्देश्य मूल रूप से केवल मनोरंजन करना था। और जो इस तरह के जासूसी उपन्यास लिखे गए उनमें कौतूहल तो अवश्य रहता था और साथ में मनोरंजन भी होता था। लेकिन जब प्रेमचंद्र का उपन्यास के क्षेत्र में होता है तो उन्होंने एक युगांतर उपस्थित किया, अर्थात उन्होंने ऐसे उपन्यास पाठकों को दिए कि जिनको पढ़कर और सुनकर वे अभिभूत हो गए। और क्यों हो गए? क्योंकि वे जीवन की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि जब हमें कोई भी चीज जब हमें अपनी सी प्रतीत होती है तब हम उससे सहज ही जुड़ जाते हैं। कई बार हमारे मस्तिष्क ऊपर से निकल गई अगर कोई चीज, या हमें ऐसा लगा ये हमारी, कभी हमें ऐसा महसूस होता है कोई कहानी पढ़ के या कोई उपन्यास पढ़ के या कोई नाटक देख करके या कोई एकांकी देखकर, कि हमें ऐसा महसूस यदि होने लग जाए कि हमारी आपकी कहानी नहीं, की कहानी नहीं है, तो वो हमें उतनी अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती। तो प्रेमचंद ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जन जीवन से जुड़े हुए उपन्यास लिखे। इस कारण उनके उपन्यासों में सामाजिक और राजनैतिक पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता है। तत्कालीन जो राजनीति थी वह भी उनके उपन्यासों में हमें परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। अब हम देखेंगे प्रेमचंद के समय के कौन कौन से और उपन्यासकार। तो प्रेमचंद के साथ में जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ कौशिक, वेचन शर्मा, पांडेय वेचन शर्मा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, भगवती चरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी आदि। तो प्रेमचंद के विषय में ये कहा गया है, किसी प्रसिद्ध आलोचक ने कहा है कि प्रेमचंद के पदार्पण के पूर्व तक हिंदी उपन्यास मानो किसी अविकसित कलिका की भांति मौन, निस्पंद एवं चेतनाहीन सा हो रहा था। दिवाकर की प्रथम रश्मियों की भांति प्रेमचंद की पावन कला का पुनीत स्पर्श पाकर मानो वह जाग उठा, खिल उठा और मुस्कुराने लगा। वास्तव में प्रेमचंद से पूर्व जितने भी उपन्यास लिखे गए उनका ऐतिहासिक महत्व तो है, किंतु प्रेमचंद के बाद के उपन्यासकारों के उपन्यासों की तुलना में वे नगण्य हैं। तो ये कथन जो कहा गया है प्रेमचंद के बारे में, इस कथन से स्वतः ही उनकी महत्ता प्रतिपादित हो जाती है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं औपन्यासिक शिल्प को। औपन्यासिक शिल्प के अंतर्गत जो कुछ तत्वों का समावेश किया गया है, उन तत्वों में सर्वप्रथम आता है कथा वस्तु। तो किसी भी उपन्यास की रचना के लिए कथा का होना आवश्यक है, और जो उपन्यासकार है वो जन जीवन से कथा को लेता है, हमारे आपके परिवेश की कथा को लेता है, और कई बार वो खुद अपना
लेता है। तो इस तरह से वह कथा वस्तु का गठन करता है। तो कथा वस्तु के गठन में उसे पात्रों के अनुभवों का चित्रण करना आवश्यक है, अर्थात वो जिन पात्रों को समाविष्ट करता है वे पात्र तरह तरह के होते हैं, उनके तरह तरह के विचार होते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग मनोस्थिति हो सकती है, अलग अलग उनकी परिस्थिति हो सकती है। तो इस तरह से वे उनके अनुभवों का सम्मिलित स्वर उपन्यासकार कथा वस्तु में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार कई घटनाओं को उसमें लेता है। एक तो मुख्य घटना होती है जो, और उसके बाद अन्य कई सहायक घटनाएं उस कथानक के साथ में, उस कथा वस्तु के साथ में जुड़ती चली जाती हैं। इस तरह से वह एक बृहद आकार ले लेती है। तो अगला पॉइंट है, कथानक स्वाभाविक होना चाहिए, रोचक और सरल होने चाहिए। उसमें स्वतः ही पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए, और जो घटनाएं हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि जो उपन्यास का स्वरूप है बहुत विराट है। उसमें बहुत सारी घटनाएं साथ में जुड़ती चलती हैं, लेकिन जब वो घटनाएं जुड़ती हैं तो कहीं भी हमें ये नहीं लगना चाहिए ये एक दूसरे से संबद्ध नहीं है, अलग अलग हैं, या जो कथानक है वो खंड खंड होता हुआ सा प्रतीत नहीं होना चाहिए। अगला है पॉइंट कथोपकथन, जिसे हम संवाद योजना के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये संवाद हैं वे गतिशील होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, अर्थात जो भी संवाद पात्रों के द्वारा बोले जाएं वे प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, कथानक को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग होना चाहिए और उनमें जीवंतता महसूस होनी चाहिए। पाठक को यह महसूस होना चाहिए कि ये आम जीवन में बोले जाने वाले ही संवाद हैं। और दूसरा है इसमें कि सरल, स्वाभाविक और उपयुक्त होना चाहिए। जो कथोपकथन है बहुत छोटे होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और जो वातावरण है उसके अनुसार उन कथोपकथनों को बोला जाना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए, और पात्रों के चरित्र के अनुसार वे प्रयुक्त होना चाहिए। वातावरण के अनुकूल, जैसे कई बार कोई उपन्यास है, जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास है, उसमें देश काल और वातावरण का जिस प्रकार से चित्रण किया गया है उसके जो पात्र हैं उसी तरह के कथोपकथन का चित्रण करेंगे। जैसे कि पिछले व्याख्यान में मैंने आपको पुरस्कार कहानी के बारे में बताया था, तो ये प्रसाद की ऐतिहासिक कहानी थी। तो आपने उसमें देखा था कि उसके जो कथोपकथन हैं वे कैसे थे, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचे गए थे। तो यही चीज उपन्यास पर भी लागू होती है कि परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार ही कथोपकथनों को उद्धृत किया जाना चाहिए। चरित्र चित्रण, जो कथा वस्तु से पात्रों का घनिष्ठ संबंध होता है, अर्थात पात्र ही कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जब पात्र आपस में बातचीत करते हैं और उनका जो चरित्र चित्रण है, किस तरह से उनका जो चरित्र विकसित होता चला जाता है, तो वह कथानक को क्रमशः आगे बढ़ाता चला जाता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की होती है कि जो उपन्यासकार है वह अलग अलग तरह के पात्रों को कथानक में प्रविष्टि देता है, मतलब कि सारे पात्र आदर्श नहीं होंगे, कुछ आदर्श होंगे तो कुछ मध्यम होंगे और कुछ निम्न पात्र होंगे। तो वे अपने व्यवहार के अनुसार अपने कथनों को या कथा को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। अगला है सजीव और व्यक्तित्व से परिपूर्ण, जो भी पात्र हो, चाहे वो आदर्श पात्र हो या कि निम्न पात्र हो, वो अपने व्यक्तित्व के अनुकूल ही अपने वार्तालाप को प्रस्तुत करता है, अपने चरित्र को प्रस्तुत करता है। अब है भाषा शैली। तो भाषा शैली सरल, सुबोध, सरस और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, और उसमें गागर में सागर भरने की क्षमता भी होनी चाहिए, अन्यथा जो उपन्यास है वो विस्तृत पर विस्तृत होता चला जाएगा। और जो भाषा है वह पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, अर्थात जैसे कोई ग्रामीण परिवेश का पात्र है तो वह अपने देश शब्दों में अपने कथनों को बोलेगा, और इसी तरह से अगर शहरी परिवेश का पात्र है तो वो उस तरह की भाषा बोलेगा। इसी प्रकार से ऐतिहासिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है, कहाँ किस तरह का उपन्यास
जैसा भी लिखा जा रहा है भाषा शैली उसी तरह की प्रयुक्त की जानी चाहिए। और जो भाषा शैली है उसमें भी कई बार आत्मकथात्मक भी उपन्यास लिखे जाते हैं। उनके अंतर्गत जैसे आपने कई लोगों की आत्मकथा के बारे में सुना होगा, डायरी के बारे में सुना होगा। तो इस तरह से जो विभिन्न शैलियां हैं वे उपन्यासों के अंतर्गत आती हैं। वातावरण योजना उपन्यास के पात्र समय, घटना एवं मूल संवेदना के अनुकूल ही अपना आचरण करते हैं और परिवेश जिस तरह का उपन्यास कथाकार लिखता है, उपन्यासकार लिखता है, उसी तरह का वह वातावरण उस उपन्यास में प्रस्तुत करता है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार यदि उपन्यास लिख रहे हैं तो वह पात्रों की मन स्थिति को उसी प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। अगर ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जा रहा है तो वैसे ही देश काल का चित्रण उपन्यास में किया जाएगा। और अंत में आता है उद्देश्य। तो जो उद्देश्य है वह बहुत विराट उद्देश्य भी उपन्यास में लिया जा सकता है और उद्देश्य सामाजिक परिवेश से जुड़ा हो सकता है, आर्थिक राजनीतिक परिवेश से जुड़ा हो सकता है, पारिवारिक व्यक्तिक परिवेश से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरह से जो आदर्श और यथार्थ का समन्वय उद्देश्य में समन्वित किया जाना चाहिए, जो मनोरंजन के साथ साथ पाठकों को एक संदेश भी दे, पाठकों को उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने की सुविधा दे और जो उद्देश्य है वह प्रभावोत्पादक होना चाहिए, उसमें एक प्रभाव आना चाहिए जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो औपन्यासिक शिल्प है उसके अंतर्गत इन तत्वों को समाविष्ट किया गया है। अब प्रेमचंद के जो कुछ उपन्यास हैं उन्हें हम देखते हैं। प्रेमाश्रम, सबसे पहले तो उन्होंने सेवा सदन लिखा था 1916 में, उसके बाद है प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1923, रंगभूमि 1924-25, कायाकल्प 1928, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। उसके पश्चात वे एक मंगलसूत्र नाम का भी उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन वह उपन्यास अपूर्ण रह गया। प्रेमचंद की उपन्यास कला, तो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन की बृहद झांकी प्रस्तुत की है। इस कारण उनके उपन्यास यथार्थ से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। उस समय जो भी परिवेश था प्रेमचंद ने उसको अपने उपन्यासों में लिया है तथा उनके जो उपन्यासों में ली गई कथा वस्तु या जो परिवेश है वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था, क्योंकि ये समस्याओं का अंत नहीं है, समस्याओं का अंतहीन सिलसिला बढ़ता चला आता है और इस कारण वे आज भी, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। मानव प्रेम, करुणा और आदर्श निष्ठता के भाव प्रेमचंद के उपन्यासों में हमेशा से निहित होते हैं। उनके जो पात्र हैं वे मानव के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, उनमें करुणा भी दिखाई देती है और वे आदर्श की प्रतिस्थापना करते हुए भी दिखाई देते हैं। जीवन, संघर्ष और चेतना जगत का सुंदर चित्रण उनके उपन्यासों में हमें दिखाई देता है, क्योंकि उनके जो पात्र हैं वे सब कुछ उन्हें आसानी से नहीं मिल जाता, वे जीवन का संघर्ष करते हैं और ये सच्चाई भी है, क्योंकि बिना संघर्ष किए कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी आसानी से मिलना बहुत मुश्किल है। तो प्रेमचंद ने इस सच्चाई को अपने उपन्यासों में बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। अब हम देखेंगे औपन्यासिक शिल्प के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा। तो सबसे पहले है कथा। तो जो कथा वस्तु है, गबन की कथा वस्तु है, मध्यवर्गीय परिवारों से संबंधित है और इसमें इसका जो नायक है वह, उसका नाम है रमानाथ और जो नायिका है उसका नाम है जालपा। तो कथानक की शुरुआत बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि जो कथानक की शुरुआत होती है जालपा के चंद्रहार के प्रति उसकी ललक से, कि बचपन से ही उसके मन में चंद्रहार के प्रति ललक हो गई थी और धीरे धीरे वो बलवती होती गई। कालांतर में उसका विवाह रमानाथ के साथ होता है और
रमानाथ भी साधारण परिस्थिति के थे, उनके पिता साधारण स्थिति के थे, अतः उन्होंने बाकी विवाह में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वे चंद्रहार नहीं दे सके। इस कारण से जो उसकी जालपा की जो इच्छा थी वो मन में ही रह गई, और उन्होंने बहुत धूमधाम के साथ विवाह किया रमानाथ का। लेकिन उस विवाह में हम देखते हैं कि बहुत अधिक कर्ज हो गया दीनानाथ पर। तो दीनानाथ पर उस समय लगभग 1000 रुपए का कर्ज हो गया। इस कारण वे बहुत परेशान होने लगे और उन्होंने अपने पुत्र रमानाथ कहा कि वे जालपा से गहने ले लें ताकि उनको दे करके कर्ज से जा सके। लेकिन रमानाथ ने इस बात पे झुंझला गया। लेकिन जब कर्ज आखिर उतारना तो था ही, तो जब कर्ज नहीं उतरा तो उसने एक दिन वो जालपा से गहने मांगने के स्थान पर उसके गहने चुरा लिए, उनकी चोरी कर ली। जालपा बहुत दुखी हुई गहनों के अभाव में, और उसका खाना पीना लगभग बंद सा हो गया। उसने किसी से बात करना बंद कर दिया, कहीं जाना बंद कर दिया। इसके बाद जो रमानाथ है, वे रमेश हैं, एक म्यूनिसिपल में वो हेड क्लर्क थे, उनके पास में ये 30 रुपए की मासिक नौकरी करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि वे खर्च कर सकते, उन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जालपा को भी ये महसूस हुआ कि अब मेरा पति कमाने लगा है, वो भी बहुत खुश हो गई। और बाद में रमानाथ ने उसके लिए कर्णफूल और हार ला कर दिया। अब वो बहुत खुशी फूली नहीं समाई, और उसने रमानाथ का बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि वो समाज में जाने लगी, उसकी बड़ी प्रशंसा होने लगी, बड़ा उसका मान सम्मान बढ़ गया। तो उसकी एक सहेली थी, एक प्रतिष्ठित वकील की पत्नी थी, रतन नाम की। तो उसको भी उसके ये जो आभूषण थे बड़े बहुत पसंद आए, और उसने भी रमानाथ को 600 रुपए दिए कि उसके लिए भी वैसे कंगन बनवा दे। अब रमानाथ जो इसने जालपा के लिए जो आभूषण लिए थे, उस टाइम उसके ऊपर 600 रुपए का कर्ज हो गया था। तो उसने जब ये रतन ने उसको ये जो पैसे दिए, तो उसने रमानाथ ने वो कर्ज में 600 रुपए चुका दिए। अब क्या हुआ कि रतन ने कुछ दिनों बाद उस पर उसको बोलना शुरू कर दिया। तो अब वो पैसे कहाँ से लाए? तो अब रमानाथ ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, ना तो उसने अपने पिता को बताया, ना जालपा को बताया। अब उसने क्या किया कि जो वो नौकरी करता था वहां से उसने 800 रुपए ले लिए, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए, और वो इसको जालपा को दे दिए कि वो रतन को 600 रुपए दे दे। रतन को जालपा ने 600 रुपए दे दिए। अब उसमें से 200 रुपए बचे, और 100 रुपए और जोड़कर तथा 200 रुपए और उसने जालपा से मांगकर किसी तरह 500 रुपए ऑफिस में अपने जमा किए। जो उसने 800 रुपए ले लिए थे उसमें से 500 रुपए जमा किए। अब 300 रुपए का और उसके पास कर्ज था, और उसको नोटिस मिल गया कि आज 11 बजे तक देना है। अब वो क्या करे? उसने बहुत हिम्मत करके एक पत्र लिखा, क्योंकि जालपा को कहने की तो उसके पास हिम्मत ही नहीं थी। उसने जालपा के लिए पत्र लिखा। अब जालपा के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो सजी धजी तैयार होकर कहीं जा रही थी, उसकी कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। इधर जालपा उससे पैसे मांगने लगती है, वो कुछ नहीं बोलता तो उसके जेब में हाथ डाल देती है। जेब में हाथ डालती है तो पत्र उसके हाथ में आ जाता है। पत्र को पढ़कर वो वस्तु स्थिति से परिचित हो जाती है, और उसको बहुत दुख होता है। इधर तब तक ये रमानाथ वहां से रवाना हो जाता है और कलकत्ता के लिए गाड़ी में बिना टिकट बैठ जाता है। इधर जालपा ने तुरंत जाकर रिक्शा करके अपने गहने औने पौने दाम बेचती है, और उसका ऑफिस में जाकर 300 रुपए वो जमा कर देती है। अब इधर पे ये जो रमानाथ है वो कलकत्ता पहुंचता है, उसको एक देवी दीन नाम का एक सज्जन व्यक्ति मिलता है, उसे अपने घर ले जाता है, और उसी समय वो बताता है कि एक पहेली का हल आया हुआ है, तो अगर उसको कर लोगे तुम तो 50 रुपए मिल जाएंगे। तो चूंकि ये शतरंज का खिलाड़ी था, अच्छी इसको शतरंज आती थी, तो शतरंज से संबंधित पहेली को वो हल कर लेता है। अब उसके बाद उसको 50 रुपए मिल जाते हैं। 50 रुपए और वो देवी दीन की पत्नी जग्गो से ले लेता है। इस तरह से वहां पर एक चाय की दुकान डाल देता है, और उसका थोड़ा बहुत खर्च चलने लगता है। धीरे धीरे उसके शौक फिर से पूरे होने लग जाते हैं। अब इधर पे जालपा बड़ी दुखी होती है, वो किसी तरह से पता करके वहां पर कलकत्ता पहुंचती है, क्योंकि जो पहेली थी शतरंज वाली वो उसी ने पेपर में छपवाई थी।
तो अब वो वहां पर पहुंच जाती है और यहाँ पर ये रमानाथ है उसको पुलिस के मत्थे पड़ जाता है। पुलिस को पता चल जाता है कि ये इलाहाबाद में कुछ पैसे लेकर भागा है। पुलिस उसको डरा धमका के अपना मुखबिर बनाना चाहती है, क्योंकि उसी समय कुछ डाकुओं ने कुछ डकैती डाली थी, तो ये मुखबिर उसको बनाना चाहती है और इसका रिकॉर्ड भी पता करवा लेती है। तो पता चलता है कि इसके पैसे तो जमा हो गए। अभी मैंने आपको बताया कि वो जालपा ने पैसे जमा कर दिए थे, अर्थात उस पर गबन का कोई आरोप नहीं था। लेकिन पुलिस उसको झूठे जाल में फंसा देती है। क्यों? क्योंकि उसको वो मुखबिर बनाना चाह रही थी। अब यहाँ पर जालपा किसी तरह उसको ढूंढती हुई पहुंचती है और इसको बहुत समझाती है कि तुम झूठी गवाही मत दो, इतना नैतिक पतन मत करो, अपने आप में इतना नैतिक रूप से मत करो। और ये रमानाथ मान भी जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो वहाँ पुलिस के पास जाते ही फिर बदल जाता है और उसको झूठी गवाही वो वहां पर दे देता है, जिससे कि एक दिनेश नाम के व्यक्ति को फांसी हो जाती है और कुछ लोगों को 5 और 10 साल की सजा हो जाती है। फिर भी वो पुलिस के चंगुल से नहीं बच पाता और उसको वहीं पर रहना पड़ता है और पुलिस उसको और भी ज्यादा ऐशो आराम के सामान वहां पर मुहैया करा देती है। और इधर पर उसको एक जौहरा नाम की वेश्या भी वहां पर उसको मिल जाती है। तो जो जौहरा है वो बहुत ही शरीफ थी और उसने इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन रमानाथ चूंकि अब बहुत अधिक गिर चुका था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पुलिस के जाल से बच नहीं पा रहा था, तो वो भी बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि किस तरह से यहाँ से छूटे। अब यहाँ पर जो जालपा है वो दिनेश जिसको फांसी हुई थी उसके परिवार की सेवा करने लगती है और इधर पर जो ये है रमानाथ मौका पाकर एक दिन भाग जाता है, कैद से भाग जाता है और जो एक ईमानदार जज थे उनके पास पहुंच जाता है, उनको पूरी वस्तु स्थिति बताता है। और अब यहाँ पर पुलिस को बहुत खतरा होने लगता है कि उनका जो पर्दाफाश ना हो जाए। और इधर जौहरा भी जज के सामने बयान देती है कि ये पुलिस ने रमानाथ को अपने जाल में फंसाने के लिए 50 रुपए उसको प्रतिदिन दिए। तो इस तरह से पुलिस का पर्दाफाश होता है, रमानाथ मुक्त हो जाता है और अब ये रमानाथ देवी दीन उसकी पत्नी और जालपा वापस प्रयाग लौट आते हैं और यहाँ पर ये अपना कुछ मेहनत करके कुछ दवाइयों वगैरह का बिक्री करके अपना जीवन यापन करने लगता है। तो बच्चों इस तरह से ये पूरा जो कथानक है, तो हमने इसमें देखा कि इसमें बहुत सारे पात्र हैं। मुख्य कथा है रमानाथ की और जालपा की, लेकिन जो अन्य सहायक कथाएं हैं जैसे देवी दीन की, जौहरा की, रतन की, रमेश की, ये सारी कथाएं ये साथ साथ चलती हैं, लेकिन कहीं भी उसमें कोई विघ्न नहीं आ पाता और वो पूरी बराबरी से पूरा सम्यक रूप से प्रवाह पूर्ण गति से कथानक को आगे बढ़ाने में ये कथाएं जो प्रासंगिक कथाएं हैं वे सहायक होती हैं। तो इस तरह से इसमें आप ये देख रहे हैं सामने आप स्क्रीन पे कि जो कथा सूत्र है पूरी तरह से सुगठित है तथा उसमें कार्य कारण की जो श्रृंखला है वो विद्यमान दिखाई देती है। अब हम देखेंगे पात्र योजना। तो जो मध्यम वर्गीय पात्रों की इसमें झूठी शान का बहुत अधिक चित्रण किया गया है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी मैंने आपको कथानक जो बताया है, आपने देखा कि जो रमानाथ है किस तरह से झूठी शान में फंसा रहता है। वह अपनी पत्नी को वस्तु स्थिति नहीं बताता। जब उसके पिता दीनानाथ कहते हैं कि जालपा से गहने लेकर हम कर चुका देते हैं, तो वो नहीं उसको बताता, बल्कि क्या करता है उसके गहनों की चोरी कर लेता है। और दूसरी तरफ जब वो रतन उसके घर में आती है तो उसके लिए जो सामग्री है वह रमेश बाबू से मांग कर लेकर आता है। घर में जो सामान है ये अपना उसको शो दिखे, उसका मतलब एक धनाढ्यता उसके प्रदर्शित हो, तो वो उसके रमेश बाबू के यहाँ से सामान लेकर के आता है। और इसी तरह से वो जालपा को भी हमेशा बताता रहता था कि हम लोग जमींदार घराने से हैं और जो सूद है उसका पैसा आता रहता है। इस तरह उसको वस्तु स्थिति कभी नहीं बताता। दूसरा जो पात्र हैं जैसे जालपा है, आपने देखा वो रतन है, वकील की जो पत्नी है, ये सब आभूषण प्रियता है इनके अंदर, आभूषणों गहनों से इन्हें विशेष प्रेम है और इस कारण से वे मतलब वस्तु स्थिति से उतना उसको भाप नहीं पाते कि हमारे परिवार की स्थिति कैसी है। जालपा उसको समझ नहीं पाती और उसका गहनों का आभूषण एक दुखद
गहनों के प्रति जो उसका आकर्षण है एक अंततः एक दुखद स्थिति तक उन्हें पहुंचा देता है। और इसी तरह से रिश्वत लेना का जो मैंने आपको बताया था कि जो रमानाथ जब रमेश बाबू के साथ में वहां पर काम करता है तो वह उसको जो 30 रुपए मिलते हैं उनके साथ साथ वो रिश्वत भी लेता चला जाता है। तो इस तरह से वो जो अनेक बुराइयां हैं वो वहां पर दिखाई देने लग जाती हैं। जो पात्र हैं कुछ 3 तरह के इसमें भी बताए गए हैं। मध्यम वर्गीय है एक पात्र तो, और दूसरा है धनी वर्ग है, इसके अंतर्गत रतन आती है, वकील साहब आते हैं और कवि शंकर आते हैं। मध्यम वर्ग में मैंने आपको बताया ही है कि रमानाथ, जालपा और दीनदयाल आते हैं, और निम्न वर्ग में देवी दीन और जग्गू आते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा पात्र का जो संयोजन है, पात्रों का संयोजन प्रेमचंद ने किया हुआ है। अब मनोवैज्ञानिक आधार पर भी आंतरिक भावों का चित्रण बहुत ही मर्म स्पर्शी है। इसमें जो पात्र हैं कई बार अपने जो कथोपकथन है उनके माध्यम से अपने अंतःकरण के भावों को प्रस्तुत करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि इस गोलाकार जमघट के पीछे आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी और सब गहनों के नाम में आते थे। चंद्रहार का नाम न आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो। ये उस समय का ये उदाहरण है जब उसका जब विवाह हुआ था उस समय का ये चित्रण किया गया है कि किस तरह से वो सब गहने उसे मिले थे और चंद्रहार उसको नहीं मिल पाया था। तो चरित्र चित्रण में अनुकूलता, सहृदयता, स्वाभाविकता जैसे गुणों का पूरी तरह से समाविष्टीकरण किया गया है। पात्र इसी के अनुकूल अपना आचरण करते हैं। संवाद योजना। गबन उपन्यास के जो संवाद हैं अत्यंत प्रभावपूर्ण हैं, कथानक को गति देने वाले हैं और साथ ही सरल, संक्षिप्त हैं और चरित्र को विकसित करने वाले हैं। अर्थात जो पात्र संवाद बोलते हैं तो उनका चरित्र पाठकों के समक्ष आने लग जाता है। एक उदाहरण आप देखिए। ये उदाहरण उस समय का है जबकि रमानाथ इलाहाबाद छोड़ करके कलकत्ता चला गया था। तो ट्रेन में रास्ते में उसकी मुलाकात देवी दीन से हुई थी। तो उस समय रमानाथ किस तरह से क्या कहता है ये आपके सामने है कि रमानाथ, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, यह तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ ने कुछ कहा होगा? यह भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी या गहने के लिए जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा कि नहीं दादा। अब हम देखते हैं वातावरण योजना। तो जो ये उपन्यास है इसमें जिस तरह का उपन्यास है अर्थात सामाजिक उपन्यास है, उसमें सामाजिक वातावरण का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। इसमें कथाकार ने, उपन्यासकार ने ऐसे वातावरण को निर्मित किया है जिससे कि जो रमानाथ है उसका जो रहन सहन है वो पूरी तरह से सामने चित्रित होता है और किस तरह से वह कहाँ पर नौकरी करता है यह भी कहानी के ध्येय को दर्शाता है और किस तरह से ये वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार का उनका घर का परिवेश है। ये सारे जो चित्रण हैं उपन्यासकार द्वारा किए गए हैं, ये गबन उपन्यास के वातावरण को ध्वनित करते हैं। एक उदाहरण देखें। गहनों का मर्ज न जाने इस दरिद्र देश में कैसे फैल गया। जिन लोगों के भोजन का ठिकाना नहीं, वे भी गहनों के पीछे जान देते हैं। उन्नत देशों में धन व्यापार में लगता है जिससे लोगों की परवरिश होती है, धन बढ़ता है। यहाँ धन श्रृंगार में खर्च होता है। देखिए, प्रेमचंद ने इस वातावरण चित्रण के द्वारा क्या कहने की कोशिश की है। हमारे देश की दरिद्रता को उन्होंने ध्वनित किया है कि लोगों के आभूषण के प्रति जो पागलपन है की सीमा तक जो प्रेम है उसको भी दर्शाया है कि और दूसरे देशों में तो धन का उपयोग व्यापार में किया जाता है, लोगों की परवरिश में किया जाता है और ऐसे कामों में लगाया जाता है जिससे कि धन बढ़े, लेकिन हमारे देश में
धन श्रृंगार में खर्च होता है। तो भाषा शैली, जो उपन्यास में वर्णित भाषा शैली उदात्त, परिष्कृत, गरिमापूर्ण, सरल, सजीव, प्रवाहपूर्ण और प्रवाहमयी है। अर्थात जहां पर जिस तरह के पात्र का चित्रण उपन्यासकार करता है वैसे ही भाषा उसके पात्र बोलते हैं, और जहां पर सरलता की आवश्यकता है, वैसे तो देखा जाए तो इस गबन उपन्यास में जो भाषा है पूरी तरह हर जगह सरल है, और जो उनके जो संवाद हैं वे भी पूरी तरह से सजीव हैं। तो जो भाषा शैली है वह पात्रों के चरित्र चित्रण को सामने लाने में पूरी तरह से सहायक होती है, और साथ ही वह कथानक को प्रवाह देने में भी पूरी तरह से सहायक है। जो कथानक में, कथावस्तु में उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपन्यास में एक साथ कई शैलियों का प्रयोग किया है, अर्थात कहीं पर चित्रमयी शैली है, तो कहीं पर पूरा जो आत्म शैली का भी चित्रण है, अर्थात स्वतः किस तरह से जो चरित्र हैं, पात्र हैं, किस तरह से अपना जो संवादों को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से विभिन्न रूपों में प्रेमचंद ने सामने प्रस्तुत किया। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। ये चित्रमयी शैली का उदाहरण है कि चैत्र की शीतल सुहावनी स्फूर्तिमयी संध्या, गंगा का तट, बरगद का छायादार वृक्ष और उसके नीचे बंधी गाय भैंस। तो इस तरह से इसे हम जब देखते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। इसको पढ़ते से ही हमारे सामने एक प्रतिबिंब सामने आ जाता है। प्रेमचंद के उपन्यासों की एक और खूबी है कि उन्होंने बीच बीच में सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। जैसे कि एक सूक्ति हमारे सामने है कि उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। तो इस तरह से उन्होंने कथानक में कई सूक्तियां प्रयुक्त की हैं। उद्देश्य, जो प्रेमचंद का जो उपन्यास है, गबन उपन्यास है, वह एक बृहद उद्देश्य को अपने में समाहित किए हुए है। बृहद उद्देश्य इस अर्थ में बच्चों कि उसमें मानव जीवन का यथार्थ चित्रण है, और उसमें एक उद्देश्य नहीं, कई सारे उद्देश्य समाहित हैं। उसमें मनुष्य की शाश्वत जो प्रकृति है उसका चित्रण किया गया है। उस समय जो समस्याएं हमारे समाज में विद्यमान थी, उन सारी समस्याओं को प्रेमचंद ने स्पर्श किया है। जिसमें रिश्वत की समस्या पहले भी थी, आज भी हम देखते हैं, अब भी है। कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो अनंत काल से चली आ रही हैं और पता नहीं कब तक चलती रहेंगी, जब तक कि मनुष्य स्वयं ही उनको दूर करने का ना ठान ले। जैसे कि रिश्वत है, अनमेल विवाह है। अनमेल विवाह उस समय बहुत होते थे, यहाँ पर भी उस समस्या को उठाया गया है। निसंतान विधवा का पति की संपत्ति में हिस्सा होता है, इस समस्या को भी उठाया गया है। और धार्मिक पाखंड किस तरह से फलीभूत होते हैं और उनके चलते किस तरह से समाज का, व्यक्ति का, परिवार का, मनुष्य का नुकसान होता है, इन सारी चित्रों को उपन्यासकार ने चित्रित किया है। इस उपन्यास में भी प्रेमचंद नारी स्वातंत्र्य के समर्थक दिखाई देते हैं। उन्होंने नारी की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। वे नारी को किसी बंधन में नहीं देखना चाहते। वे चाहते हैं कि नारी से ही देश की उन्नति होती है। वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं और इसलिए नारी को स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा, प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से चित्रित किया है। कहीं भी वे इसका उल्लंघन करते हुए दिखाई नहीं देते। राजनैतिक समस्याओं का चित्रण, तत्कालीन जो भी राजनैतिक परिवेश थे उनकी समस्याओं का चित्रण भी इस उपन्यास में मिलता है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे बच्चों, समय थोड़ा कम हो चला है, एक रमानाथ का जो चरित्र चित्रण है। वैसे तो आपको मैंने कथा वस्तु के साथ में पूरा बता दिया था, आपको समझ आया होगा, तो फिर भी कुछ पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कि मिथ्याभिमानी, रमानाथ मिथ्याभिमानी है, तभी वह जालपा को अपनी परिवार की स्थिति को नहीं बताता और
झूठा सब प्रलोभन करके, चोरी करके, झूठ बोलकर वह अपने मिथ्याभिमान को बचाने की कोशिश करता है। इसी तरह वह रतन को भी वस्तु स्थिति से परिचित नहीं कराता। अगला पॉइंट हम देखेंगे संकोचशीलता। जो रमानाथ है उसमें संकोच कूट कूट कर भरा है, इसीलिए वह जालपा को परिवार की जो स्थिति है, साधारण स्थिति है, उसे उससे परिचित नहीं कराता। और जब वह ऑफिस से पैसे ले आता है, उस समय भी उसे जालपा को बता देना चाहिए था, अपनी समस्याओं से अवगत करा देना चाहिए था, लेकिन वह फिर भी कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि वह जालपा को बहुत प्रेम करता था, अपनी पत्नी को, और उसकी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहता था। तो इसी तरह वह अपने पिता के सामने भी कुछ नहीं बोल पाता। आत्मसम्मानी, इसमें गबन उपन्यास में उसके आत्मसम्मानी स्वरूप को भी बताया गया है। एक स्थान पर वह रमेश से कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और पिता से भी पैसे नहीं मांगूंगा। तो इस तरह से जो उसका आत्मसम्मान है वह उसके चरित्र में हमें विशेष रूप से दिखाई देता है। दुर्बल व्यक्तित्व, वह इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वह कुछ गलत कर रहा है, उसको ये बात समझ में भी आती है, और लेकिन वह उसको छोड़ नहीं पाता और उसी रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। तो इसी कारण से उसने सबसे पहले तो जालपा के गहने चुराए, सबसे अपने पिता से झूठ बोला, जालपा से झूठ बोला, और फिर ऑफिस में भी उसने पैसे लिए, और रतन के पैसों के साथ भी उसने हेरा फेरी की, फिर अंततः उसके पैसे लौटाने पड़े। तो इस तरह से जो उसका दुर्बल व्यक्तित्व है वो हमेशा हमारे सामने दिखाई देता है। नैतिक बंधनों की शिथिलता, उसमें नैतिकता, वह जानता है कि यह सब गलत हो रहा है, लेकिन उसको सुधार नहीं कर पाता। जब वह वहां पर पुलिस के बंधन में बंध जाता है, पुलिस का जो जालसाजी है उससे वह मुक्त नहीं हो पाता, और जालपा उसको बताती भी है कि वह झूठी गवाही ना दे, क्योंकि उससे बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा और उनको अनायास ही गलत सजा मिल जाएगी। और वो स्वीकार भी कर लेता है कि मैं अब झूठी गवाही नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी जब पुलिस के वहां पर जाता है, वह थाने पहुंचता है, तो वह अपना जैसा पुलिस वाले कहते हैं वैसा ही वह कह देता है, और इसके कारण बहुत लोगों का नुकसान होता है, लोगों को जेल जाना पड़ जाता है, और जो दिनेश नाम का व्यक्ति उसे तो फांसी हो जाती है। तो सरल एवं उदार, सरल है, उसका मन सरल है और उदार भी है, क्योंकि जैसे ही उसके पास पैसा आता है तो वह उसको खर्च करना वो शुरू कर देता है। सरल इस अर्थ में क्योंकि उसकी सरलता पर ही वो जौहरा नाम की वैश्या मोहित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है, और इसी कारण वो उसका साथ देती है। तभी वह जो जज साहब के सामने उसकी सरलता का और जो सच्चाई है उसको वर्णित करती है, जिससे कि वो छूट जाता है। और कायरपन का भाव भी हमने उसके अंदर देखा। जब ये जालपा उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो मान लेता है, सच्चाई को समझ लेता है, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वह पुलिस वालों के सामने सच्चाई को स्वीकार कर ले और उनके जो झूठा जो प्रलोभन है उससे अपने आप को मुक्त कर ले। और रिश्वत भी वो उसने ली है। आपने देखा था कि जब वो रमेश के पास वो नौकरी करता है तो उसको 30 रुपए की जो आमदनी होती है उसके साथ वो ऊपरी खर्चा भी निकाल लेता है। फिजूल खर्च और लापरवाह तो है ही, तभी उसने हर समय वह ऋण में फंसा रहता है, कर्ज में डूबा रहता है। कर्ज से हम पूरे उपन्यास में देखते हैं उसको कर्ज से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। पितृभक्त इस अर्थ में है क्योंकि पिता के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाता, पिता से अपनी परेशानियों को भी नहीं वह बयान कर पाता। अगर उसके पिता को वो कुछ बताता अपनी समस्या के बारे में तो निश्चित रूप से उसके पिता कुछ उसकी सहायता करते, कुछ उसको सही रास्ते पर चलने की राह दिखाते। और जब वह ऑफिस से पैसे लेकर आता है तब वह पिता के डर से ही भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है। अगला है पत्नी के प्रति अटूट प्रेम है उसके अंदर, क्योंकि वह पत्नी के प्रति समर्पित या प्रेमी होने के कारण ही वह जालपा का जो गहनों के प्रति जो इतना अधिक ललक है उसको बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार करता जाता है और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता रहता है। यदि एक बार वो अपना संकोच छोड़कर उसे वस्तु स्थिति बताता तो शायद स्थिति कुछ दूसरी होती।
परंपरा प्रिय और विरोधी। कई बार हम देखते हैं रमानाथ के चरित्र में कि वह परंपराओं से प्रेम करने वाला हमें दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उसका विरोधी स्वरूप भी सामने आता है। वह जालपा के मामले में पूरी तरह से उसका कई बार विरोध करते दिखाई देता है। हालांकि जो जालपा है वह एक बार कहती है कि बाबूजी के सामने मुझे शर्म आएगी, तो जो ये रमानाथ कहता है कि उसमें शर्म कैसी। तो इस तरह से वो कई बार विरोध भी करता है और जो परंपराएं हैं, पुरानी जो परंपराएं हैं, उनका वह पालन भी करता हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी देखा, जो आपने पूरा जो व्याख्यान सुना है तो उसमें आपने इन बिंदुओं पर चर्चा की है। उपन्यास का अर्थ और उसकी परिभाषा, उपन्यास का स्वरूप एवं उसका वैशिष्ट्य, उपन्यास कला के प्रमुख तत्व, प्रेमचंद की उपन्यास कला, औपन्यासिक शिल्प के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा। तो अब हम बच्चों कुछ प्रश्न आपसे मैं करना चाहती हूँ और आप उनका उत्तर देंगे। जो नहीं बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपने पूरा व्याख्यान सुना है, उस व्याख्यान से संबंधित ही प्रश्न आपके सामने है। तो सबसे पहला बहुत ही सरल प्रश्न आपके सामने है, गबन उपन्यास की नायिका कौन है? इसमें एक मिनट मैं आपको 4 विकल्प दूंगी और फिर आप लोग बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है रतन, दूसरा जौहरा, तीसरा जालपा और चौथा है बुधिया। अब आप कौन बताएंगे? जालपा मैम। नहीं तो कौन? एक मिनट, आप सबसे पहले तो हाथ उठाइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुझे दिखाई जिला से मैम। कहाँ कॉलेज धार, नेपा नगर मैम। नेपा नगर से? जी मैम। नेपा नगर, अच्छा, अपना नाम बताइए पहले। हर्षल पाटिल। क्या? हर्षल पाटिल। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या है उत्तर इसका? जालपा है मैम। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपने व्याख्यान को ध्यान से सुना है। बैठिए आप। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? आपके स्क्रीन पर 4 उपन्यास आएंगे, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और तितली। अब इनमें से आप बताइए कि कौन सा पीजी कॉलेज धार। एक मिनट, आप और कोई बोलना चाहेगा? और कोई हो? नेपा नगर से ही सही, और कोई हो? मैम पीजी कॉलेज धार। हाँ अच्छा, पीजी कॉलेज धार। हाँ कौन बोल रहे हैं धार से? तितली मैम, तितली। अच्छा हाँ, बोलिए आप। नाम क्या आपका? मैम हिमांशु मंडवाल। हाँ हिमांशु, बोलिए आप, क्या है उत्तर इसका? मैम 4th वाला तितली। तितली, हाँ बिल्कुल सही है। पहले ही आपने उत्तर बता दिया था। सही है बिल्कुल उत्तर, आपने ध्यान से सुना है व्याख्यान। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। गबन उपन्यास है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक। अब इसमें से आप बताएं। अब कहीं और का से कोई आएगा सामने, किसी और शहर से, किसी और शहर के किसी और महाविद्यालय से? खंडवा सामने है क्या मेरे? हेलो, नेपा कॉलेज। हेलो, नेपा नगर। हाँ बुरहानपुर। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? रफीक मंसूरी। हाँ बोलिए। सामाजिक। सामाजिक। हाँ बिल्कुल सही है, गबन सामाजिक उपन्यास है। शाबाश, बैठिए। रमानाथ ने कंगन भेंट किए थे। किसको भेंट किए थे? अपनी माता को, अपनी पत्नी जालपा को, जालपा की सखी रतन को, और या सभी को। अब बताइए किसको किए थे? कोई बता? कॉलेज धार। हाँ कॉलेज धार। हाँ धार से आप ही बोल रहे हैं। और कोई बोलिए। आप छात्राएं बैठी, आप बताएंगी? छात्राएं बैठी हुई हैं। हाँ बताइए, कहाँ से? नेपा नगर कॉलेज से बोल रही हूँ मैडम। नेपा नगर से? यस मैडम, मेरा नाम रीता सजेंसी है। हाँ
बोलिए। पीजी कॉलेज धार। अपनी माता को। हाँ बिल्कुल सही है। पत्नी को मैडम। नहीं नहीं, माता को ही सही है। आपने बिल्कुल सही बोला था पहले, अपनी माता को किए थे भेंट। मतलब उसके मन में एक चाह थी, हालांकि उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में ये चाह रहती थी कि वो अपनी माता को भी भेंट करे। जो आपको मैंने बताया था ना, वो पितृभक्त, वो तो उसके मन में अपने माता पिता के प्रति भी भक्ति का भाव था। तो अब अगला देखेंगे, गबन उपन्यास समस्या पर आधारित है। ये समस्याएं आपके सामने है। नारी का आभूषण प्रेम और दुष्परिणाम, विवाह की समस्या, कृषि से संबंधित समस्या, स्त्री पुरुष संबंधों की समस्या। बताइए आप। पीजी कॉलेज धार। पीजी कॉलेज धार, आप ही दो। बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाकी? हाँ? अच्छा चलिए आप बताइए, धार से नाम बताइए। नारी का आभूषण प्रेम और दुष्परिणाम। नाम तो बता दीजिए अपना। विजय कीर्ति। विजय, विजय नाम है। हाँ बताइए क्या है, उत्तर क्या है? नारी का आभूषण प्रेम और दुष्परिणाम। हाँ बिल्कुल सही है, नारी का आभूषण प्रेम और दुष्परिणाम। अब कुछ है लघुत्तरीय प्रश्न हम देख रहे हैं। गबन उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आप लोगों को समझ तो आया होगा ना कि गबन में क्या बताया गया है, किस तरह की समस्याओं को उठाया गया है। ये मध्यम वर्गीय, जो कोई बताएगा कि मैं बता दूं? कोई और बताना चाहेगा तो एक आध समस्या बता दीजिए। अभी तो अपन ने देखा है, आपने व्याख्यान देखा है ना, सुना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिथ्या जो प्रदर्शन है, मध्य वर्गीय परिवारों में बहुत अधिक प्रदर्शन की भावना होती है। एक तो ये समस्या है उसमें, और एक है आभूषण प्रेम की समस्या है, एक कर्ज की समस्या है, और किस प्रकार से जो आसपास का जो परिवेश को बिना ध्यान में रखते हुए मनुष्य किस तरह से कार्य करता है, ये भी ये पात्र अपनी इन समस्याओं को लेकर के, मतलब पात्रों के क्रियाकलापों से ये समस्या हमारे सामने आती। तो जालपा के चरित्र की दो विशेषताएं कोई बताएगा? दो विशेषताएं। तो इसमें से एक तो क्या है कि वो बहुत दो विशेषताएं हम देख लेते हैं। एक तो उसको आभूषणों से प्रेम है, और दूसरा क्या है, दूसरी विशेषता क्या है कि वह उदार है, मतलब चीजों को समझने वाली है। जब उसने समझ लिया था कि ऐसी स्थिति है, रमानाथ ने ऑफिस से पैसे निकाले हैं, पैसे लिए हैं, तो वो जैसे ही उसे पता चला तो वो तुरंत वहां पर जाकर उसने पैसे जमा किए। अगला, गबन उपन्यास की कथा वस्तु संक्षेप में बताइए। आप लोग कर ही लेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास से कोई दो विशेषताएं आपको समझ में आ ही गई हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। औपन्यासिक शिल्प की दृष्टि से गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की कुंठाओं का सबसे अच्छा चित्रण गबन में हुआ है, इस कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। तो इसको आप कर लेंगे। गबन के विचार बिंदु आज भी प्रासंगिक हैं, प्रस्तुत कथन को ध्यान में रखते हुए तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इसमें आप आज के परिवेश से इस उपन्यास को जोड़ते हुए लिखेंगे। अगला है, गबन उपन्यास का नायक कौन है? उपन्यास के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आपने व्याख्यान में इसे भी देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप, परीक्षा आपकी नजदीक है और आपका आज का एक लेक्चर तैयार हो गया है, और आप इसका घर पे जाकर अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। किन्हीं विद्यार्थियों ने यदि कुछ नोट किया है तो उसको पढ़ेंगे, और कुछ किताबें हैं संदर्भ ग्रंथ, इनको भी आप देखें। कथाकार प्रेमचंद, संपादक डॉक्टर राम दरश मिश्र, डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्त, नेशनल पब्लिशिंग हाउस। दूसरा है प्रेमचंद, संपादक डॉक्टर सत्येंद्र राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। अगली किताब है प्रेमचंद आज के संदर्भ में, गंगा प्रसाद विमल, राजकमल प्रकाशन। और अगला है प्रेमचंद और उनका युग, डॉक्टर रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन। तो इन किताबों का आप अध्ययन करिए, और इनको, इनमें से कुछ जो आप ले सकें उनको आप अपने व्याख्यान में ऐड कीजिए, उसे जोड़िए। और जो व्याख्यान आज का था इन सब किताबों के आधार पे तैयार किया गया था, और
मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी और आप आगे भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।